हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपने पिछले वीडियो में अपन ने प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों का अध्ययन किया था। अब अपना अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। तो देखो भाई, अपवर्तनांक क्या होता है, सामान्य सी और सरल सी भाषा में समझो कि किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। किसे कहते हैं भाई अपवर्तनांक? देखो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। भाई अपवर्तनांक को अपन कैसे मापते हैं? अपवर्तनांक को दोनों माध्यमों के प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात करते हैं। जैसे अपन ने दो माध्यम लिए और दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या है, उस प्रकाश के वेग के अनुपात से अपवर्तनांक को अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक को दोनों माध्यमों के प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? जैसे अपवर्तनांक में अपन दो माध्यम ले रहे हैं, उन दोनों माध्यम के प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। सपोज देखो, ये भाई अपने पास दो माध्यम है। एक ये माध्यम है, इसको मैं वायु कह देता हूँ, और दूसरा माध्यम है, इसको मैं कांच नाम दे देता हूँ। जैसे प्रकाश की किरण इस माध्यम में आपतित हो रही है, कौन से माध्यम में? वायु में। भाई कांच से वायु क्या है? विरल माध्यम है। क्या है? विरल। और वायु से कांच क्या है? सघन माध्यम। वायु से कांच क्या है? सघन माध्यम। ये अभिलंब हो गया। अब इस प्रकाश की किरण को जाना था तो इधर, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। क्या हुई भाई? दिशा परिवर्तन हुआ ना। किन्हीं दो माध्यम के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, इसमें कितना दिशा परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना परिवर्तन हुआ, इसे अपन अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये दो माध्यम हैं, पहला वायु है और दूसरा कांच है। माना कि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको अपन प्रथम माध्यम मान रहे हैं और इसको सेकंड माध्यम मान रहे हैं। माना कि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? v1, और द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? v2। द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? v2। अतः द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का इसके सापेक्ष इसका अपन अपवर्तनांक निकालेंगे। कौन से माध्यम का? द्वितीय माध्यम का। किसके सापेक्ष? प्रथम माध्यम के। तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष, कौन से माध्यम के? द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष अगर अपन निकालते हैं तो प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात करते हैं। जैसे अपवर्तनांक को अपन किससे लिखेंगे भाई? म्यू से लिखते हैं। और अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, तो अपवर्तनांक को किससे लिखें? म्यू से।
म्यू से। और कौन से माध्यम का अपर्तनांक निकाल रहे हैं? द्वितीय माध्यम का। तो द्वितीय को आप यहाँ लिखो, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? प्रथम माध्यम के। इसको ऐसे लिखो, बराबर क्या आ जाएगा? प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटे में द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है भाई। द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपर्तनांक ज्ञात करें तो ऊपर क्या लेंगे? प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटा द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात μ2 बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग क्या था भाई? v1। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग क्या था? v1, ये देखो। और द्वितीय माध्यम में क्या है? v2। तो v1 बटे v2 ये हो गया अपर्तनांक। कौन से माध्यम का? द्वितीय माध्यम का। किसके सापेक्ष? प्रथम माध्यम की। अगर इसका अपोजिट करें तो इसी प्रकार प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपर्तनांक ज्ञात करें। इसी प्रकार फर्स्ट माध्यम का सेकंड माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? म्यू जो 2 1 था वो क्या हो जाएगा? 1 और 2। और इसमें क्या आ जाएगा? द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर, कहने का मतलब v2, और अपोन में आ जाएगा v1 बटे में क्या आ जाएगा? v1। तो μ12 बराबर v2 अपॉन v1। ऐसे अपन अपर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपर्तनांक समझ में आया कि नहीं? एक बार और देखो, किन्हीं दो माध्यम के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को क्या कहते हैं भाई? अपर्तनांक कहते हैं। अपर्तनांक को दोनों माध्यम के प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात करते हैं। दोनों माध्यम के प्रकाश के वेग के अनुपात से ज्ञात करते हैं। जैसे ये मैंने किरण आरेख बनाया, इसको अपन प्रथम माध्यम ले रहे हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को द्वितीय माध्यम ले रहे हैं। अपर्तनांक किसका निकलेगा? द्वितीय माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के। जैसे भाई मैं एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन कहें अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट है और इंटेलिजेंट है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि वो बच्चा सभी से इंटेलिजेंट है। हाँ, अपन ये कहेंगे कि ये बच्चा, कोई भी नाम ले लो, जैसे श्याम राम से इंटेलिजेंट है। किससे? श्याम राम से इंटेलिजेंट है, या श्याम राम के सापेक्ष इंटेलिजेंट है। तो यहाँ ऐसे ही अपन अपर्तनांक देखेंगे कि इस माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपर्तनांक, कहने का मतलब इस माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम इसमें इतना दिशा परिवर्तन कर देता है, और इस दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपन क्या कहते हैं? अपर्तनांक। तो ये प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? अपर्तनांक कहते हैं। और ये ध्यान रखने की बात है, जब द्वितीय माध्यम का अपर्तनांक निकालें किसके? प्रथम माध्यम के सापेक्ष, तो अनुपात करें तो प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर लिखेंगे और द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग बटे में लिखेंगे। अगर इससे उल्टा अपोजिट है कि फर्स्ट माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपर्तनांक निकालना है, अब अपन किसका निकाल रहे हैं? इसका, फर्स्ट माध्यम का। ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट माध्यम का किसके सापेक्ष अपर्तनांक निकाल रहे हैं? सेकंड माध्यम के।
तो फिर इसको अपन अपोजिट कर देंगे, μ12 बराबर v2 बटे v1। ये हो गया अपवर्तनांक। अब अपना अगला टॉपिक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला टॉपिक क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से चलकर, किससे? वायु या निर्वात से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरण, देखो मैं लिख रहा हूं इसकी परिभाषा, जब प्रकाश की किरण वायु ओब्लिक निर्वात, जब प्रकाश की किरण वायु ओब्लिक निर्वात से चलकर किसी जब प्रकाश की किरण वायु ओब्लिक या निर्वात से चलकर किसी दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो भाई क्या होगा? दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उस माध्यम का, किसका? उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखो भाई, अभी अपन ने अपवर्तनांक देखा, उसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं है। उसमें क्या था कि दोनों अपन माध्यम ले रहे थे, एक प्रथम माध्यम एक द्वितीय माध्यम। यहाँ अगर प्रकाश की किरण वायु अथवा निर्वात, फर्स्ट में पार्ट के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि वायु और निर्वात में प्रकाश के वेग में कोई खास अंतर नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है, इसलिए वायु को भी अपन निर्वात कह सकते हैं। तो वायु या निर्वात से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का, जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे ही अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माना निर्वात में प्रकाश का वेग, माना निर्वात में प्रकाश का वेग बराबर क्या है? c। वह निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे व्यक्त करते हैं? c से। c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है।
भाई जब माध्यम एक ही है तो उसमें v1 और v2 थोड़ी लेंगे, v लेंगे। तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, c, और माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, v। तो माध्यम में अपवर्तनांक कि क्या निकालना था अपन को, उस माध्यम का किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। कहने का मतलब अपवर्तनांक किसका निकालेंगे, माध्यम का। तो क्या आ जाएगा, म्यू m बराबर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष। तो c बटे v क्या हो गया भाई, म्यू m बराबर c बटे v। ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे शुरू में मैंने आपको प्रकाश के वेग लिखवाए थे, जैसे मैंने आपको पानी में प्रकाश का वेग लिखवाया था 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में लिखवाया था 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर अपन को अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम कौन सा है, पानी है तो इसका लिख देंगे, कांच है तो इसका लिख देंगे, और सी क्या है, निर्वात है, निर्वात की जगह निर्वात लिख देंगे। जैसे सपोज करो अपन माध्यम ले रहे हैं कांच, क्या ले रहे हैं, कांच। तो देखो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे अपन इस सूत्र से, म्यू m, कांच को अपन गिलास कह सकते हैं तो यहाँ g लिख दो, म्यू g बराबर c किसका है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे v कितना, कांच में कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड। देखो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गए, बचा क्या, 3/2। 3 में 2 का भाग लगाए तो क्या आया, 1.5। कहने का मतलब कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। समझ में आया कि नहीं। तो इस सूत्र से अपन ऐसे जिस भी माध्यम का अपन से अपवर्तनांक निकलवाए वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है प्रकाशिक घनत्व। प्रकाशिक घनत्व। देखो प्रकाशिक घनत्व भी एक तरह का अपवर्तनांक ही होता है। इसको भी अपन किसी माध्यम के अपवर्तनांक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी माध्यम द्वारा प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। तो प्रकाशिक घनत्व की परिभाषा क्या होगी, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई। प्रकाशिक घनत्व किसे कहते हैं,
किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाशिक घनत्व। और प्रकाशीय घनत्व को किसी माध्यम के अपवर्तनांक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये भाई प्रकाशीय घनत्व है। कई बार आधे नंबर की परिभाषा आपको पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने प्रकाशीय घनत्व की परिभाषा लिखवा दी है। ये था अपना अपवर्तनांक का टॉपिक। अब अगला टॉपिक होगा अपना अपवर्तन के उदाहरण। अगला टॉपिक क्या होगा? अपवर्तन के उदाहरण। देखो, अपवर्तन के उदाहरणों में अपन लेते हैं, जैसे कई बार आपको कोई पूछ लेता है कि पानी से भरे बीकर या पानी से भरी बाल्टी का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। या ऐसे पूछ ले कि पानी से भरी बाल्टी के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। या रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है, तो क्यों देता है। गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रकाश के अपवर्तन के। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं पानी से भरे, पहला ले रहे हैं पानी से भरे बीकर, पानी से भरे बीकर के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। या पैंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। एक ही बात है, दोनों का एक ही आंसर है। सपोज करो ये मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में ये सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? सिक्का। अब यहाँ इस बीकर में अपन इस सिक्के को अपने आँखों से देखेंगे और अपन आँखों को इस बीकर से थोड़ा दूर ले जाएंगे और वहाँ अपनी आँखों को इस तरह रख लेंगे जहाँ अपन को सिक्का दिखना ओझल हो जाए। कहने का मतलब सिक्का दिखना बंद हो जाए। फिर अपन किसी अपने साथी को बोलेंगे कि इस बीकर में थोड़ा सा पानी डालो, तो इस बीकर में जैसे ही वो पानी डालेगा अपना साथी, तो ये सिक्का अपन को दोबारा से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन। और ये कौन सा माध्यम है? विरल। ये कौन सा माध्यम है? विरल। अपन को वस्तु कैसे दिखाई देती है? जब भी सूर्य के प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती हैं, वो वस्तु से टकरा कर या परावर्तित होकर अपनी आँख में फोकसित होती हैं, तब अपन को वो वस्तु दिखाई देती है। तो देखो सूर्य की किरणें इसके ऊपर आएंगी। अब यहाँ से
इस सिक्के से प्रकाश की किरणें ये भाई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है अपनी आँख पर। ये क्या है? अभिलंब। अब इस प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जाना तो था इधर से, लेकिन जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब है, तो ये क्या होगी भाई? ऐसे दूर हटेगी। यहाँ अपनी आँख है, यहाँ क्या है? अपनी आँख। तो अपनी आँख में ये प्रकाश की किरण जो आ रही है वो किरण अपन को कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? यहाँ से। ये सिक्के की हो गई आभासी स्थिति। ये तो क्या थी? वास्तविक। और ये हो गई आभासी स्थिति। कहने का मतलब अपन को सिक्का कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ। तो आप समझ गए होंगे भाई कि पानी से भरे बीकर के पैंदे का, ऐसे ही देख लो, चाहे पैंदा चाहे सिक्का, क्योंकि ये सिक्का पैंदे में ही रखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों को साथ बताया है कि पानी से भरे बीकर के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या पैंदे में रख के सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन अगर शॉर्ट में अपन को कोई आधे नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो अपन बता सकते हैं कि इसका सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अगर इसको समझाना है तो अपन ऐसे समझाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सिक्का सघन माध्यम में है और सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जैसे विरल माध्यम में आएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी और अपनी आँख के ऊपर जो प्रकाश किरण फोकसित होगी वो अपन को यहाँ से, उस सिक्के से ऊपर से आती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब आभास होगा तो सिक्का अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये थे भाई अपवर्तन का पहला उदाहरण। दूसरा है रात्रि में, सेकंड नंबर, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। सपोज करो ये तारा है और ये तारे रात्रि में अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि तारों का प्रकाश जो अपनी आँख तक पहुंचता है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। तो बार बार वायुमंडल की परतों में ताप में परिवर्तन के कारण परतों का घनत्व परिवर्तित होता रहता है, जिससे ये प्रकाश एक परत से दूसरी परत में जैसे गमन करता है ऐसे अपनी आँख तक पहुंचता है। जैसे ये अपनी यहाँ है और कहने का मतलब एक परत का घनत्व अधिक है उसका सघन माध्यम हो गया और जिसका घनत्व कम है वो विरल माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें दिशा परिवर्तन होता है। कहने का मतलब अपवर्तन की घटना होती है, जिससे अपन को तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं।
तीसरा उदाहरण है भाई, तीसरा उदाहरण है सूर्योदय। सूर्योदय या सूर्यास्त। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्य क्षैतिज, क्षैतिज से नीचे होने पर, सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, देखो भाई, ये पृथ्वी है। क्या है भाई? ये पृथ्वी। और ये क्षैतिज है, और ये इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल की परत। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। और ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य। देखो, पृथ्वी के नज़दीक वाली वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनका घनत्व पृथ्वी से दूर वाली वायुमंडल की परतों से अधिक होता है। कहने का मतलब पृथ्वी के पास वाली परतों का घनत्व अधिक होता है और दूर वाली परतों का घनत्व कम होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पृथ्वी के पास आएंगी तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जैसे ऐसे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और ये अपन ले रहे हैं इसके ऊपर अभिलंब। तो ये इधर न जाकर क्या होगी? ऐसे झुक जाएगी, ऐसे झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये प्रकाश की किरण अपन को कहाँ से आती हुई दिखाई देती है? यहाँ से। ये सूर्य की कौन सी स्थिति हो गई? आभासी। और ऐसा ही इधर से होता है। जैसे सूर्यास्त हो जाता है, प्रकाश की किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये अपन को कहाँ से आती हुई दिखाई देती है? यहाँ से। तो सुबह से शाम तक सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतराल हो जाता है। तो पूरे दिन भर में 4 मिनट का अंतराल होने से दिन रात से 4 मिनट बड़ा हो जाता है। यह है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। अगला उदाहरण है भाई चौथा, गिलास में रखी पेंसिल का, गिलास में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। इसको समझो।
देखो ये वही मैंने एक बीकर लिया, ये अपन इसमें क्या रख रहे हैं, पेंसिल, इसमें भर दिया पानी। पानी बनने से कौन सा माध्यम हो गया, सघन। ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और ये अपनी आँख है, ठीक है भाई, ये अपनी आँख। पेंसिल को अपन देख रहे हैं, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पेंसिल से, जैसे पेंसिल से प्रकाश की किरण अपनी आँख पर यहाँ आती हैं तो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है। तो विरल माध्यम प्रवेश करते ही ये क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। इसलिए ये पेंसिल का नीचे वाला सिरा अपन को कहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से। तो पेंसिल अपन को मुड़ी हुई या टेढ़ी दिखाई देगी, यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ तक ऐसे, क्योंकि इसमें भी कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश का अपवर्तन। और वही कारण जो सिक्के वाला था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, इसलिए अपन को पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ये अपने अपवर्तन के उदाहरण थे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इन चारों में से कोई सा भी आपको 1 या 2 पूछ सकते हैं, तो इनको आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक्स।